हेलो गाइस, दिस इज शिक्षा उपाध्याय। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल बीएलएड कोर्स पर हार्दिक स्वागत है। गाइस, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं वर्क एंड एनर्जी। आपका जो लास्ट पेपर है मैथ्स एंड नेचुरल साइंस, उसका जो साइंस पोर्शन है उसमें फिजिक्स वाला पार्ट है वर्क एंड एनर्जी यानी कार्य और ऊर्जा। तो गाइज, इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस बन सकते थे उन सभी क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है। आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखिए और समझिए, आपको एग्जाम में काफ़ी बेटर फील होगा। तो चलिए गाइज, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं कि आज का पहला क्वेश्चन है क्या। तो गाइज, आज का पहला क्वेश्चन ये है, किसी वस्तु पर आरोपित बल यानी फोर्स और बल की दिशा में वस्तु के विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट के गुणनफल को क्या कहते हैं। तो गाइज, ये कहते हैं वर्क यानी कि कार्य। बल की दिशा में जो विस्थापन होता है वो कार्य कहलाता है। कार्य यानी W इज इक्वल टू लिखा जाता है FD या FS। यहाँ D का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन और F का मतलब होता है बल। तो गाइस, जो बल होता है, बल वह एक धक्का एवं खिंचाव है जो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर लगाई जाती है। और डिस्प्लेसमेंट यानी कि विस्थापन, जैसे कि मार्ग की लंबाई है जिसको हम कहते हैं दूरी है। ये पॉइंट A से पॉइंट B तक है। इसका प्रारंभिक या इनिशियल पॉइंट जो देखा जाए वो A है और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो B है। एंडिंग पॉइंट जो है इसका B है। तो गाइस, जो विस्थापन होता है वो एंडिंग पॉइंट से अगर हम इनिशियल पॉइंट को माइनस कर देते हैं तो वही आ जाता है विस्थापन, यानी कि प्रारंभिक बिंदु जो है वो अंतिम बिंदु से कितनी दूर है। तो अंतिम बिंदु माइनस प्रारंभिक बिंदु, ये अगर माइनस करेंगे या इन दोनों का अंतर जो होता है वही डिस्प्लेसमेंट होता है। तो गाइज, ये पूरी जो A से लेकर B तक ये डिस्टेंस यानी दूरी होती है, इसको दूरी कहा जाता है। और इनके अगर इनिशियल पॉइंट और जो एंडिंग पॉइंट है इनके अगर डिफरेंस निकाले जाते हैं तो उसी को ही कहा जाता है डिफरेंस, यानी वर्क जो है वो बल और बल की दिशा में किया गया विस्थापन है। तो गाइस, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरल रेखीय गति में समान समय अंतराल में दूरी व विस्थापन के परिणाम होंगे, यानी दूरी डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो सरल रेखीय गति यानी एक स्ट्रेट लाइन अगर देखा जाए, ये इस तरीके की गति हो रही है, इसको हम ऋजु रेखीय गति भी बोलते हैं। यानी सरल रेखा में गति जब होती है, स्ट्रेट लाइन में जब गति होती है, तो दूरी व विस्थापन के परिणाम क्या होंगे। जब एक समान गति यानी एक ऋजु रेखीय या स्ट्रेट लाइन में गति हो रही है तो इसका इनिशियल पॉइंट और इसका एंडिंग पॉइंट लिया जाएगा विस्थापन के लिए। जैसे मान लीजिए ये है और ये B है, इसको B-A ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? B-A, यानी इसका और इसका पॉइंट निकालेंगे, जहाँ से स्टार्ट हुआ है और जहाँ तक पहुँचा है उसी का डिफरेंस निकाल लेंगे तो वही आ गया विस्थापन। और गाइस, इसमें दूरी कहा गया है तो यहाँ से यहाँ तक जो मार्ग की लंबाई है यही तो दूरी है, यानी लेंथ ऑफ वे, ये लेंथ ऑफ पाथ, यानी जो पाथ की लंबाई है वो दूरी है। तो पाथ की लंबाई भी उतनी है, जब अगर ऋजु रेखीय गति में काम करेगा या कोई जा रहा है तो पाथ की लंबाई भी उतनी है, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक है। और अगर डिफरेंस निकाला जाएगा तभी तो यहीं से यहाँ तक निकाला जाएगा। तो ये जो पाथ की लंबाई आ रही है यही दूरी है, वह विस्थापन, ये दोनों है। तो दोनों के जो रिजल्ट होंगे या परिणाम होंगे वो इक्वल होंगे, बराबर होंगे। फिर गाइज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, WF और S में संबंध है। तो गाइज, WF में यही संबंध है कि जो वर्क होता है वो बल की दिशा में किया गया विस्थापन है। तो बल की दिशा में किया गया विस्थापन यानी यही जो फर्स्ट वाला फॉर्मूला है, W इज इक्वल टू FS, चाहे FD लिखिए चाहे FS लिखिए, दोनों एक ही बात हुई। यहाँ S या D का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। तो गाइज, ये वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्क यानी कार्य का मात्रक क्या होता है? ऊर्जा। कार्य का मात्रक ऊर्जा होता है। F यानी बल का मात्रक होता है न्यूटन। और S यानी डिस्प्लेसमेंट का मात्रक होता है मीटर, या दूरी का भी मात्रक मीटर होता है, विस्थापन का भी मात्रक मीटर होता है। तब गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्य का मात्रक यानी वर्क, यूनिट ऑफ वर्क। तो यूनिट ऑफ वर्क क्या है, यानी कार्य का जो मात्रक है क्या है। तो कार्य का एक मात्रक होता है जूल, हम सभी जानते हैं, और इसके फार्मूला से एक निकलता है। जैसे हम फार्मूला जानते हैं W इज इक्वल टू FD या FS। तो F का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन। और S यानी डिस्प्लेसमेंट या विस्थापन का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो इस तरीके से हो जाएगा न्यूटन मीटर, यानी पहला ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन दोनों सही हो जाएंगे, यानी फोर्थ ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड।
दोनों के दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो न्यूटन मीटर जूल कार्य के ये दोनों मात्रक हैं। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य है, तो गाइस कार्य क्या है, यह सदिश है कि अदिश है। तो गाइस जो कार्य है यह एक अदिश राशि है, यानी स्केलर क्वांटिटी है। कार्य व ऊर्जा हमारे टॉपिक का नाम है। तो गाइस कार्य और ऊर्जा ये दोनों के दोनों जो हैं अदिश राशि हैं, यानी स्केलर क्वांटिटी हैं। जैसे कि जो अदिश राशि होता है इसका मतलब ये होता है कि इसमें परिमाण होता है, ना कि दिशा होती है, इसमें दिशा नहीं होता है। यानी जो कार्य है W और फिर उसके बाद ऊर्जा यानी कि E एनर्जी, ये दोनों के दोनों क्या हैं, ये हैं स्केलर क्वांटिटी। आप लोगों को याद हो गया होगा। तो चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं। और गाइस इससे हम एक चीज़ और याद रख सकते हैं, कार्य और ऊर्जा दोनों का मात्रक जो होता है जूल ही होता है। क्या होता है, जूल ही, यानी दोनों के दोनों अदिश राशि हैं, उनका मात्रक जो होता है वो जूल होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्य का परिणाम किन कारकों पर या किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है बल के परिमाण पर, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सेकेंड है विस्थापन के परिमाण पर, ऑन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बल और विस्थापन के बीच के कोण पर, यानी कि एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, या फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शंस। तो गाइस उपयुक्त ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी जो कार्य का परिणाम है इन तीनों के तीनों फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फिर नेक्स्ट है कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। हम लोग ऐसे शुरुआत की कक्षाओं में या इनिशियल स्टेज में याद किए थे, तो वही यही है कि कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा के रूप हैं, यानी फॉर्म ऑफ एनर्जी कौन कौन से रूप हैं। तो गाइस ऊर्जा के कौन कौन से रूप हैं, ऊर्जा के निम्नलिखित रूप हैं, जैसे कि गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा और आवेशित ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फिर उसके बाद केमिकल एनर्जी और फिर साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये सभी जो हैं ये ऊर्जा के रूप हैं। तो उपयुक्त सभी ये कथन सही हो जाएगा। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है गतिज ऊर्जा का समीकरण है। तो गतिज ऊर्जा का कौन सा समीकरण है, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, E = 1/2 mv², जहाँ m जो है वो सिंबल है किसका, द्रव्यमान का, और v जो है वेग का है, किसका है, वेग का है। और गाइस अगर बात की जाए स्थितिज ऊर्जा की, स्थितिज ऊर्जा यानी कि पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी का सूत्र होता है mgh, m जहाँ है द्रव्यमान का प्रतीक, g गुरुत्वीय त्वरण है और फिर h जो है हाइट का सिंबल है। तो गाइज आप लोगों को क्लियर हो गया होगा mgh और इधर ½ mv² काइनेटिक एनर्जी का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है स्थिर जल में कौन सी ऊर्जा होगी। तो गाइज जो अगर कोई वस्तु गति करके ऊर्जा प्रदान करती है तो उसको गतिज ऊर्जा कहते हैं। जैसे अगर कमान से जो तीर निकलती है, या अगर हम स्प्रिंग जो खींचते हैं इस खींची हुई स्प्रिंग में, तो इन सभी चीज़ों में गतिज ऊर्जा होती है। या हम कोई बाल गेंद से खेल रहे हैं उसको ऊपर फेंकते हैं, तो ये सब में गतिज ऊर्जा होती है। लेकिन अगर स्थिर कोई चीज़ है यानी रुकी हुई है, तो रुकी हुई वस्तु या कोई वस्तु जो स्थिर होकर ऊर्जा प्राप्त करती है तो उसको स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो स्थिर जल में कौन सी ऊर्जा होगी, पोटेंशियल एनर्जी यानी स्थितिज ऊर्जा होगी। फिर गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊर्जा के कितने स्रोत हैं, यानी टाइप ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा के कितने स्रोत हैं। तो गाइस ऊर्जा के 2 स्रोत हैं। कितने स्रोत हैं, 2 स्रोत हैं। पहला है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, और सेकंड है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। यानी पारंपरिक ऊर्जा स्रोत को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स। इसका एक नाम और है, इसको कहते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स, कन्वेंशनल। और गैर पारंपरिक का हो जाएगा, जैसे इसमें नॉन ट्रेडिशनल है, नॉन ट्रेडिशनल, वैसे हो जाएगा नॉन कन्वेंशनल। क्या हो जाएगा, नॉन कन्वेंशनल। यानी पारंपरिक ऊर्जा स्रोत जो है वो ट्रेडिशनल एनर्जी सोर्स या कन्वेंशनल है, और गैर पारंपरिक नॉन ट्रेडिशनल या नॉन कन्वेंशनल है। तो गाइज आप लोगों को इसकी मीनिंग क्लियर हो गई होगी। अब चलिए देख लेते हैं कि पारंपरिक ऊर्जा स्रोत या गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है। तो गाइज सदियों से हम बहुत से स्रोत ऐसे हैं जिनका हम प्रयोग सदियों से करते चले आ रहे हैं।
जैसे हो लकड़ी हो गया, लकड़ी को हम खाना बनाने में यूज करते हैं एक ऊर्जा के रूप में अपने दैनिक जीवन में। और जो गोबर के उपले बनाए जाते हैं उसका प्रयोग हम ऊर्जा के रूप में करते हैं। और फिर पेट्रोल, कोयला, इन सभी चीज़ों का हम ऊर्जा में मतलब खाना पकाने में या अन्य कार्यों में इनका प्रयोग करते हैं ऊर्जा के रूप में। तो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत ऐसे स्रोत हैं जिनको हम सदियों से प्रयोग करते चले आ रहे हैं। इनको क्या कहा जाता है पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। और गाइस फिर उसके बाद है नॉन कन्वेंशनल यानी नॉन ट्रेडिशनल या गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। तो ये क्या है? तो गाइस प्रेजेंट टाइम में इंडस्ट्रियलाइजेशन यानी औद्योगिकीकरण, इंडस्ट्रियलाइजेशन एवं विकास की प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट की रफ्तार को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता बढ़ गई है। और चूँकि ऊर्जा के अन्य स्रोत जैसे सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी, पवन ऊर्जा, विंड एनर्जी, जल ऊर्जा यानी कि जल ऊर्जा, वाटर एनर्जी, बायोगैस, फिर उसके बाद भूतापीय एनर्जी, फिर ज्वारीय एनर्जी, ये सभी एनर्जी जो हैं वो गैर पारंपरिक के अंतर्गत आती हैं। किसके अंतर्गत आती हैं? गैर पारंपरिक के अंतर्गत आती हैं। और गाइस हम याद रख सकते हैं कि जो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत हैं ये इनका ये जो है ये सीमित है यानी कि लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड हैं हमारे पास। ये कुछ साल बाद, कुछ साल या 100 साल या मतलब कुछ फिर भी 100 साल या जितना भी लगता है कि उसके बाद ये सोर्सेज ख़त्म हो जाएंगे जो पारंपरिक हैं, जो हम बहुत दिन से यूज़ करते आ रहे हैं, जैसे कोयला हो गया या पेट्रोलियम हो गया। तो ये सभी जो हैं ये हम बहुत सदियों से यूज़ करते चले आ रहे हैं, उनको बनने में अरबों वर्ष लग जाता है। तो गाइस ये बहुत मेहनत के बाद या बहुत दिनों बाद बनते हैं, तो हो सकता है ये सोर्सेज जो हैं ये ख़त्म हो जाएं, पारंपरिक ऊर्जा स्रोत। इसीलिए इसको कहा जाता है लिमिटेड सोर्स यानी सीमित सोर्स। और फिर गैर पारंपरिक को क्या कहा जाता है? गैर पारंपरिक यानी कि ये असीमित हैं, ये नॉन लिमिटेड हैं। क्या है? नॉन लिमिटेड या अनलिमिटेड हैं। और एक नाम जैसे कि जो सीमित स्रोत यानी पारंपरिक ऊर्जा है, इसको एक चीज़ के नाम से और जाना जाता है, उसको कहा जाता है नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल यानी कि इसका प्रयोग करने के बाद इसको हम फिर से नहीं प्राप्त कर सकते हैं। एक बार जो ऊर्जा हम ख़त्म कर दिए हैं, वेस्ट कर दिए हैं, वो हो चुका है, फिर उसको हम दोबारा नहीं प्राप्त कर सकते, तभी इसका नाम है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। और गैर पारंपरिक यानी जैसे सोलर एनर्जी हो गया, विंड एनर्जी या फिर वाटर एनर्जी, तो इसका हम फिर से यूज कर सकते हैं, तब इसका नाम दिया गया है क्या? रिन्यूएबल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? रिन्यूएबल एनर्जी। तो आप सभी को क्लियर हो गया होगा। फिर गाइस चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें है कि ऊर्जा के असीमित स्रोत यानी अनलिमिटेड जो स्रोत हैं उनको क्या कहा जाता है? तो गाइस जो ऊर्जा के अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं उनको नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल एनर्जी कहा जाता है। जैसे कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, फिर उसके बाद वाटर एनर्जी, ये सभी एनर्जी क्या हैं? ये अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, हमारे देश के या पूरे विश्व के अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं। इसका यूज़ हम करेंगे फिर हमें दोबारा मिलेगा, तभी इसको कहा जाता है रिन्यूएबल एनर्जी यानी फिर से प्राप्त की जाने वाली ऊर्जा। और नॉन रिन्यूएबल आ जाता है जिसका मतलब जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, ये सभी असीमित हैं यानी लिमिटेड हैं। तो गाइस यहाँ पूछा गया है ऊर्जा के असीमित स्रोत को और क्या कहा जाता है? तो नवीकरणीय ऊर्जा कहा जाता है। जो अनलिमिटेड है यानी जो बहुत दिनों तक रहने वाला है, जिनका हम वर्तमान टाइम में इंडस्ट्रियलाइजेशन या प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारे देश का या विश्व का विकास हो सके, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी का यूज़ करने लगे हैं, क्योंकि जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है उनकी ख़त्म होने की संभावना है। फिर गाइस नेक्स्ट है सौर ऊर्जा यानी सोशल एनर्जी किस स्रोत के अंतर्गत आता है? तो सौर ऊर्जा जो है अनलिमिटेड है यानी इसकी मात्रा असीमित है, तो ये नवीकरणीय यानी रिन्यूएबल एनर्जी के अंतर्गत आता है। और इसी का दूसरा नाम होता है गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत यानी नॉन ट्रेडिशनल सोर्सेज। तो गाइस पहला और दूसरा ऑप्शन यानी बोथ ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है काला हीरा या ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है? ब्लैक डायमंड किसे कहा जाता है? कोयला को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कोयला को कहा जाता है। और अगर गाइस जैसे कमरे में जो कोयला है जलाकर नहीं सोना चाहिए। क्यों नहीं सोना चाहिए? क्योंकि ये कोयला जब जलता है तो एक गैस निकलती है, उस गैस का नाम है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड CO। यह गैस जब कमरे में निकलती है तो कमरे में जितना भी O2 यानी ऑक्सीजन रहता है उसको क्या कर देता है? ये रिप्लेस कर देता है। तो फिर हमें सांस लेने में दिक्कत होती है और कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु
मृत्यु भी हो जाती है। तो कोयला जलाकर बंद कमरे में नहीं सोना चाहिए। और कोयला काला हीरा किसे कहा जाता है? कोयले को कहा जाता है। गाइस आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि कोयला जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी है कि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी है। तब गाइस फिर उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नाभिकीय ऊर्जा या न्यूक्लियर एनर्जी। नाभिकीय ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी कितने प्रक्रियाओं द्वारा मुक्त होती है? तो गाइस ये 2 प्रक्रियाओं द्वारा मुक्त होती है। 2 प्रक्रियाएं कौन कौन सी हैं? एक है नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? फ्यूजन कहते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन या FUSION। और फिर सेकंड है नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजन। विखंडन को क्या कहते हैं? न्यूक्लियर फिजन कहते हैं। अब गाइस हम देख लेते हैं कि जो न्यूक्लियर फिजन या न्यूक्लियर फ्यूजन है ये है क्या क्या है। चलिए देख लेते हैं। नाभिकीय ऊर्जा के कितने प्रक्रियाओं द्वारा मुक्त होती है? 2 प्रक्रियाओं द्वारा मुक्त होती है। कितने? 2 प्रक्रियाओं द्वारा मुक्त होती है। कौन कौन? न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन, नाभिकीय संलयन और नाभिकीय विखंडन। तो गाइस जो फ्यूजन यानी संलयन होता है इसको देख लेते हैं पहले। तो जो इसमें है कि जब 2 हल्के नाभिक परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं, यानी जो 2 हल्के नाभिक परस्पर मिल करके एक भारी नाभिक बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और इस प्रक्रिया में अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा जो है निकलती है, बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा निकलती है। जैसे जो सूर्य का प्रकाश होता है तो सूर्य के प्रकाश में हाइड्रोजन की संलयन से बनता है ना, तो वो हाइड्रोजन का संलयन होता है तो फिर उसके बाद उसमें बहुत अधिक ऊर्जा निकलती है। फिर उसके बाद अब बात करते हैं फिजन की यानी नाभिकीय विखंडन की। तो गाइस जब किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों की, अब जैसे कि यहाँ था छोटे छोटे नाभिक या हल्के नाभिक को जब परस्पर संयुक्त होकर एक भारी नाभिक बनाते हैं तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। इसमें भारी मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। तो गाइस जो परमाणु बम और हाइड्रोजन बम की बात किया जाए तो हाइड्रोजन बम ज़्यादा खतरनाक होता है। तो गाइस अब फिजन देख लेते हैं। फिजन इसका जस्ट अपोजिट होता है, यानी किसी भारी नाभिक पर न्यूट्रॉनों यानी स्मॉलियन की बमबारी की जाती है तो यह 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है। 2 हल्के नाभिकों में टूट जाता है, इससे भारी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित होती है। इसे क्या कहा जाता है? इसे नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिकीय विखंडन। और इस अभिक्रिया में मुक्त ऊर्जा का मान क्या होता है? 200 मिलियन वोल्ट। यानी जो अगर यूरेनियम में न्यूट्रॉन का अगर बमबारी किया जाए यूरेनियम में तो 200 मिलियन वोल्ट 200 मिलियन वोल्ट ऊर्जा निकलती है। तो गाइस आप लोगों को संलयन, विखंडन यानी फ्यूजन फिजन समझ में आ गया होगा। और गाइस अगर आज की वीडियो आप लोगों के समझ में आई हो, पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी अच्छे से पढ़ाई कर सकें और इनसे रिलेटेड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप सभी लोग अच्छे से अटेम्प्ट कर सकें। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।